सो हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बहुत ही अच्छे होंगे हमेशा की तरह। और दोस्तों, आज अपन बात करते हैं एक और बढ़िया से शानदार से चैप्टर के बारे में, और जिस चैप्टर का नाम है प्लांट किंगडम। नो डाउट एक बात तो आप लोगों के दिमाग में हमेशा ही होगी, हर्ष सर ये चैप्टर तो बड़ा थ्योरेटिकल है, मगर इस चैप्टर में दो काम अब आपको करने हैं, और वो दोनों काम अब आप ही करेंगे। और वो काम ये है कि एनसीईआरटी की रीडिंग इस वाले चैप्टर में अब आपको लगानी है। रीजन बताता हूं उसका। रीजन उसका ये है कि मैं आपको इस चैप्टर के अंदर एनसीईआरटी की थ्योरी, जो सब लोग बोलते हैं, और मैं कह रहा हूं अब तो फ्री हो दोस्त। अगर एनसीईआरटी की इस चैप्टर में सबने मेरे ख्याल से थ्योरी लिखवाई होगी, मगर आपके हर्षे सर ऐसे हैं तो इस चैप्टर में आपको थ्योरी बिल्कुल नहीं लिखवाने वाले। हर्षद सच में आप थ्योरी नहीं लिखवाओगे? आप खुद चेक कर लेना। मैं ज्यादातर चीजें, मतलब इनफैक्ट अगर हेलोफाइटर की बात की जाए तो उसके बाद की जितनी भी चीजें होंगी वो हम सब डायग्राम से क्लियर करेंगे, और फिर आपको एनसीईआरटी को पढ़ा के भी दिखा दूंगा। चलो, कि सच में मैं एनसीईआरटी को खत्म कर सकता हूं। चलो, मैं ही करवाऊंगा एनसीईआरटी भी, ठीक है, मगर मैं आपको दिखा दूंगा कि सच में मैं क्या एनसीईआरटी को खत्म कर सकता हूं क्या, बिना थ्योरी के ही। और वो वाली चीज हम इस चैप्टर में देखने की कोशिश करेंगे। और ये विश्वास रखना दोस्त, ये मैं नहीं बोल रहा, ये नोट्स बोलेंगे। ये विश्वास रखना कि मैं थ्योरी खत्म करवा दूंगा आपके इसमें। आप खुद मेरे से कह दोगे अर्शी सर आपने थ्योरी करवाई नहीं, सबसे बड़ा थ्योरेटिकल चैप्टर है जबकि पूरी बायोलॉजी का ये। एनिमल किंगडम से ज्यादा टिपिकल है प्लांट किंगडम, मगर मैं आपको प्लांट किंगडम इतनी आसानी से करवा दूंगा कि आप यूं कर लोगे प्लांट किंगडम और आपको पता भी नहीं लगेगा। चलो देखते हैं कि जो मैं बोल रहा हूं क्या सब वो सच में बात सही है क्या। देखें, पक्का आ जाओ। थोड़ा सा कभी कभी हैंग हो जाता है ये। क्या जी, चल गया है फिर से। तो बोलो क्या कहते हो, शुरू करें यहां से? 100% तैयार हो? आ जाओ फिर। दोस्तों, आज सबसे पहला जो अपना पॉइंट है वो है प्लांट किंगडम के बारे में। इसके बारे में प्लांट किंगडम, आप लोग बहुत सारी छोटी छोटी बातें तो प्लांट किंगडम के बारे में जानते ही हो, और वही जो छोटी छोटी बातें आप जानते हो उन्हीं छोटी बातों को मैं यहां पे आपसे डिस्कस कर रहा हूं। पहली बात, बेटा प्लांट जो होता है ना ये यूकैरियोटिक होता है। बताओ क्या पॉइंट क्लियर है? यूकैरियोटिक होने के साथ साथ जो प्लांट होते हैं ये फोटो ऑटोट्रॉफिक होते हैं। फोटो ऑटोट्रॉफिक, फोटो ऑटोट्रॉफिक का मतलब जो अपना फूड खुद बना सकते हैं। प्लांट के अंदर एटीएस टाइप का राइबोसोम प्रेजेंट होता है। बोलो बात सही है? प्लांट की जो सेल वॉल होती है वो सेलुलोज की बनी होती है। जो प्लांट होता है वो यूकैरियोटिक होता है, तो ऑल सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट होंगे। और जो प्लांट होता है उसके अंदर फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। और क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है दोस्तों, जिसे हम बोलते हैं क्लोरोफिल। बोलो क्या पॉइंट क्लियर है क्या? ये पहली बात है अपने सामने जो अपन प्लांट किंगडम के बारे में रख सकते हैं कि सच में हमें इस चैप्टर के अंदर प्लांट किंगडम में क्या क्या चीज पढ़नी है। हम सभी लोग जानते हैं कि प्लांट किंगडम अपने आप में बहुत डाइवर्स वैरायटी है। अर्लियर क्लासिफिकेशन अगर देखा जाए तो उसमें बैक्टीरिया को, फंजाई को, साइनोबैक्टीरिया को, सबको प्लांट किंगडम में रखा गया था, मगर बाद में ये चीज चेंज कर दी गई है। तो मैं यहीं पे ही एक पॉइंट मेंशन कर लेता हूं, यहीं पे ही, कि इन अर्लियर क्लासिफिकेशन, इन अर्लियर क्लासिफिकेशन साइनोबैक्टीरिया, फंजाई एंड बैक्टीरिया इंक्लूड इन प्लांट किंगडम। बोलो बात सही है? बेटा अर्लियर क्लासिफिकेशन जो सिस्टम था ना वो प्रैक्टिकल यूज पे बेस्ड था। तो एक छोटा सा पॉइंट और लिख देता हूं, अर्लियर क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन प्रैक्टिकल
यूज ऑफ प्लांट। तो सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन सिस्टम था वो प्लांट के प्रैक्टिकल यूज पे था कि आप प्लांट को आखिर किस तरीके से यूटिलाइज करते हो। दोस्तों देखा जाए तो आपको पता है साइनोबैक्टीरिया के अंदर भी सेल वॉल होती है, फंजाई के अंदर भी सेल वॉल होती है, बैक्टीरिया के अंदर भी सेल वॉल होती है, तो तीनों के अंदर सेल वॉल हमको देखने को मिलती है। ये बात तो आप लोग भी जानते हो। तो सबसे पहले हमने इसको प्लांट किंगडम में रख दिया क्योंकि प्लांट के पास भी सेल वॉल थी। मगर बाद में हमें पता लगा कि भैया हर चमकने वाली चीज शोरा सोना नहीं होती, इसलिए जो भी चीज यहाँ पे सेल वॉल कंटेन करती है ऐसा नहीं है कि वो प्लांट किंगडम में रखी जाए, तो हमने क्लासिफिकेशन को थोड़ा सा बदल दिया। सही बात है, आ जाओ बेटा आगे। इसके बाद बेटा हमने पढ़ा था सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। दोस्तों सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन क्या चीज है? तीन टाइप के सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन थे, जिसमें एक तो था आर्टिफिशियल सिस्टम क्लासिफिकेशन, आर्टिफिशियल सिस्टम। एक था जिसे हम बोलते हैं नेचुरल सिस्टम, और तीसरा था वो था फाइलोजेनिक सिस्टम। तो नीट के अंदर सबसे पहले तो आपसे यही बात पूछी जाएगी कि आखिर कितने सिस्टम के क्लासिफिकेशन थे। तो आप लोग याद रखना हमारे पास तीन सिस्टम के क्लासिफिकेशन थे। पहला जो सिस्टम क्लासिफिकेशन था वो था आर्टिफिशियल सिस्टम क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन चले, आ जाओ बेटा। जो पहला है वो है आर्टिफिशियल सिस्टम। बेटा आर्टिफिशियल सिस्टम क्लासिफिकेशन बेस्ड था मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर के ऊपर, बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर। बोलो बात सही है। पहला तो ये था, ये मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर पे बेस था, जिसे हम बोलते हैं आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। दूसरी बात बेटा आप लोगों को याद होगा कि सबसे पहले एक साइंटिस्ट आए थे जिनका नाम था एरिस्टोटल। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में भी मैंने आपसे ये बात की थी कि अगर आप देखेंगे तो एक साइंटिस्ट आए थे जिनका नाम था एरिस्टोटल। और एरिस्टोटल भाई साहब का जो टोटल था वो ये था कि दो अलग अलग चीजें बताई थी। इन्होंने बोला था एक तो होगा प्लांट किंगडम और एक होगा एनिमल। बोलो बात सही है क्या? चीजें जो बताई गई थी वो ये थी कि प्लांट के अंदर तीन चीजें प्रेजेंट थी। एक था ट्री, एक था हर्ब्स, एक था शर्ब्स। शुरू में इतना कुछ पता नहीं था। एनिमल में वो एक वो जिसमें आरबीसी प्रेजेंट है, एक वो जिसमें आरबीसी एब्सेंट है। बोलो क्या पॉइंट क्लियर है? तो शुरू में तो दोस्तों यही सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था जो एरिस्टोटल भाई साहब ने दिया था। उसने कहा था अर्थ पे केवल दो ही चीजें प्रेजेंट है, प्लांट और एनिमल। एनिमल दो टाइप के होते हैं, एनीमा और एनीमा। मैं आपको बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में समझा चुका हूं। वो जिसके अंदर आरबीसी प्रेजेंट है उसका स्पेलिंग होगी ई से चालू, इनीमा। और जिसके अंदर आरबीसी एब्सेंट है उसकी स्पेलिंग होगी ए से चालू, यानी कि एनीमा। बोलो बात सही है। प्लांट किंगडम को ट्री, हर्ब्स और शब्स में भी डिवाइड और क्लासिफाइड किया गया है। बोलो क्या पॉइंट क्लियर है? दोस्तों यहीं पे ही मेरे ख्याल से आपको एक और साइंटिस्ट याद होगा जिसका नाम था लीनियस। याद है? और लीनियस ने एग्जैक्टली जो बताया था वो कहा था ऑन द बेसिस ऑफ स्टेमन। इन्होंने प्लांट किंगडम को बताया था। बोलो बात सही है। तो प्लांट किंगडम को बताने का क्रेडिट भी इसके पास से होती है, और मेरे ख्याल से स्टेमन आप सभी लोगों को पता होगा बेटा, जिसे हम बोलते हैं एंथर और इसे हम बोलते हैं फिलामेंट। सुना है क्या? और यही था स्टेमन के बारे में। तो सबसे पहला क्लासिफिकेशन सिस्टम था जो था आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल का मतलब आपने ज्यादा कोई बेसिस यहां पे रखे ही नहीं थे, मगर आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में बहुत सारी प्रॉब्लम थी। ठीक है, पक्का? दोस्तों आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की अगर बात की जाए तो इसके कुछ ड्रॉबैक्स थे। तो ड्रॉबैक्स ऑफ आर्टिफिशियल सिस्टम क्लासिफिकेशन।
देखो क्या क्या थे। पहली बात दोस्तों, वेजिटेटिव कैरेक्टर होते हैं ना, इसको भी हाई इंपॉर्टेंस दी गई यहाँ पे एज कंपेयर टू द सेक्सुअल कैरेक्टर, यानी कि वेजिटेटिव कैरेक्टर को भी हायर इंपॉर्टेंस दी गई। तो पहला पॉइंट, वेजिटेटिव कैरेक्टर गिव हाई इंपॉर्टेंस सिमिलर टू सेक्सुअल कैरेक्टर। अब आप ये कहोगे अर्षित सर इसमें क्या दिक्कत है? तो दिक्कत इसमें नहीं, एक सबसे बड़ी चीज है, वेजिटेटिव कैरेक्टर का मतलब क्या होता है? वेजिटेटिव कैरेक्टर का मतलब होता है, अगर आप बात करते हो रूट, स्टेम और लीव्स की, अगर आप रूट की बात करते हो, आप स्टेम की बात करते हो, आप लीफ की बात करते हो, तो ये सब वेजिटेटिव कैरेक्टर है। मगर अगर आप सेक्सुअल कैरेक्टर के बारे में बात करते हो, तो आप बात करते हो फ्लावर के बारे में। बोलो बात सही है? अब दोस्तों, वेजिटेटिव कैरेक्टर तो एनवायरनमेंट से जल्दी इफेक्ट हो जाते हैं, और आपको पता भी है, बिल्कुल मैं सही बोल रहा हूं। रीजन, आपने देखा होगा कि प्लांट में मॉडिफिकेशन रूट, स्टेम और लीव्स में मिलती ही है। हम मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में पढ़ जाएंगे कि हर कोई प्लांट की स्टेम एक जैसी नहीं होती, रूट एक जैसी नहीं होती, शूट एक जैसी नहीं होती, लीफ ऐसे एक जैसा नहीं होता। तो यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेजिटेटिव कैरेक्टर तो मोर वेरिएशन या मोर चेंजेस और वेरिएशन टू एनवायरमेंट। बोलो क्या पॉइंट क्लियर है? तो एनवायरमेंट के लिए ज्यादा चेंजेस दिखाते हैं हमारे पास कौन से कैरेक्टर? वेजिटेटिव कैरेक्टर। डन है? हो गया दोस्तों, इतनी बात क्लियर है बिल्कुल सबको 100%? आगे चल सकते हैं। बेटा वेजिटेटिव कैरेक्टर के बाद हम जरा थोड़ा सा और आगे चल देते हैं, तो हमको कुछ चीजें और भी यहाँ पे मिल जाती है। अगर देखा जाए तो एक और सिस्टम क्लासिफिकेशन आ जाता है, दूसरा वाला। पहला तो आर्टिफिशियल हो गया, दूसरा है नेचुरल सिस्टम क्लासिफिकेशन। नेचुरल सिस्टम क्लासिफिकेशन, चलो भाई, पहली बात बेटा, नेचुरल सिस्टम क्लासिफिकेशन में एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों ही फीचर को इंक्लूड किया गया। इंक्लूड एक्सटर्नल एंड इंटरनल फीचर। बेटा एक्सटर्नल और इंटरनल फीचर जानते हो? जो बाहर के फीचर है वो एक्सटर्नल फीचर होते हैं, जिन्हें हम मॉर्फोलॉजी कहते हैं। इंटरनल फीचर का मतलब अंदर वाले फीचर, वो होते हैं इंटरनल फीचर। डन है? तो पहला तो हो गया नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। मेरे ख्याल से ये वाली बात तो क्लियर होगी। बेटा नेचुरल सिस्टम क्लासिफिकेशन बेसिकली किसने दिया था? ये दिया था बेंथम और हुकर ने। बोलो क्या पॉइंट क्लियर है? पक्का? तो इसमें हमने मॉर्फोलॉजी भी क्लियर की थी, यानी कि एक्सटर्नल कैरेक्टर भी किए थे, और इसमें हमने एनाटॉमी भी की थी। तो मॉर्फोलॉजी भी हमने इसमें यूज की थी, और इसमें हमने एनाटॉमी भी यूज की थी। बोलो क्या डन है यहां तक बात? बिल्कुल पॉइंट क्लियर है। बेटा इसके अलावा और भी कई सारी चीजें थी जो इसमें इंक्लूड थी। सबसे पहली बात, इट ऑल्सो इंक्लूड बेटा क्या क्या इंक्लूड करते हैं? इन्होंने इंक्लूड की थी अल्ट्रा स्ट्रक्चर, इन्होंने यूज की थी एम्ब्रियोलॉजी, बेटा फाइटोकेमिस्ट्री भी थी जिसके अंदर केमिकल कंपोजिशन था, इसके अलावा यहां पे सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन भी था, ये सब चीजें इसके अंदर इंक्लूड की गई थी। बोलो बात सही है क्या? तो हमने यहाँ पे पहला सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ा था, जो हमने पढ़ा था आर्टिफिशियल। दूसरा सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है वो है नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन।
आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वेजिटेटिव करेक्टर के ऊपर था, रूट स्टेम और लीव्स के ऊपर, मगर नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में हमने एक्सटर्नल और इंटरनल यानी कि बायोलॉजी अब थोड़ी सी डीप जाने लग गई। इन्होंने एक्सटर्नल करेक्टर और इंटरनल करेक्टर दोनों करेक्टर को यूटिलाइज करना चालू कर दिया, साथ साथ बेंथम और हुकर ने दिया था। नीट के अंदर क्वेश्चन आ सकता है कि क्या इसमें अल्ट्रा स्ट्रक्चर, एम्ब्रियोलॉजी, केमिकल कंस्टिट्यूएंट और क्या केमिक सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होता है, तो बिल्कुल होता है। मगर याद रखना बेसिकली ये वाला जो नेचुरल सिस्टम है ये नेचुरल एफिनिटी यानी कि नेचर के जो कैरेक्टर होते हैं उस पर डिपेंडेंट होते हैं, मेजरली बेस्ड ऑन नेचुरल कैरेक्टर। बोलो क्या पॉइंट क्लियर है क्या? बड़ा ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और यहां से सीधा सीधा क्वेश्चन आ जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। चले, कोई भी दिक्कत है यहां तक? और पता है ये अपनी एनसीईआरटी में सब कुछ लिखा भी हुआ है, अगर आप पढ़ोगे तो ये सब का सब अपनी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। देखो एम्ब्रियोलॉजी और फाइटोकेमिस्ट्री में इसमें इंक्लूड होता है, तो ये फाइटोकेमिस्ट्री है, ये फाइटोकेमिस्ट्री है। बोलो क्या पॉइंट क्लियर? चलें आगे बेटा, मगर इस सिस्टम के भी ड्रॉबैक थे, ड्रॉबैक ऑफ नेचुरल सिस्टम क्लासिफिकेशन। बोलो बात सही। पहला क्या था हर्षित सर इसका ड्रॉबैक? बेटा इसने फाइलोजेनेटिक को यूज में नहीं लिया, इवोल्यूशन रिलेशनशिप को इंक्लूड ही नहीं किया। इजेंट इंक्लूड या नॉट इंक्लूड कर देता हूं, नॉट इंक्लूड फाइलोजेनेटिक रिलेशन। फाइलोजेनेटिक का मतलब होता है दोस्तों इवोल्यूशन। बोलो बात सही है। और एक और बहुत बड़ी गलती कर दी, क्या? इट प्लेस्ड जिम्नोस्पर्म, आपको आगे पता लगेगा कि ये क्या गलती है, जिम्नोस्पर्म इन बिटवीन, बोलो किसमें, मोनोकॉट एंड डायकॉट। तो मोनोकॉट और डायकॉट के बीच में इन्होंने जिम्नोस्पर्म को लगा दिया, ये भी बहुत बड़ी गलती थी। यानी कि मान लो यहाँ पे मोनोकॉट है, यहाँ पे डायकॉट है, तो बेटा बीच में इन्होंने रख दिया जिम्नोस्पर्म, जो कि गलती है। तो ये ऐसे सिस्टम में क्लासिफिकेशन कर दिया जो कि गलती थी। बोलो बात सही है क्या? तो हमने अभी तक दो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बहुत अच्छे से पढ़ लिए। अब तीसरा हमारे पास सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बचता है जो है फाइलोजेनेटिक। क्या है? फाइलोजेनेटिक। तीसरा यही है ना, थर्ड, थर्ड है फाइलोजेनेटिक सिस्टम। ये है पॉइंट नंबर सी। बेटा फाइलोजेनेटिक सिस्टम इंक्लूड करता है एक्सटर्नल, इंटरनल कैरेक्टर एंड इवोल्यूशन रिलेशनशिप। बोलो बात सही है। और इन्होंने एक बात और बोली थी, इन्होंने बोला था कि ऑर्गेनिज्म बिलोंग्स टू सेम टेस्टा, सेम टेक्सा हैव कॉमन एंसेस्टर। या कि कोई ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिनके जो टेक्सा है वो सेम है, तो उनके एंसेस्टर यानी कि उनके पूर्वज भी सेम होंगे। अब टेक्सा और टेक्सोनोमी के बारे में मैं लिविंग वर्ल्ड के अंदर आपको बताया था कि हर एक कैटेगरी को हम एक टेक्सा या एक टेक्सॉन कहते हैं। तो इन्होंने बोला कि ऑर्गेनिज्म जो कि सेम टेक्सा से बिलोंग करते हैं उनके एंसेस्टर भी कॉमन यानी कि सेम ही होंगे। एंड दिस इज द थर्ड वन विच इज कॉल्ड एज द फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम। बताओ क्या पॉइंट क्लियर है? तो सर याद रखना फाइलोजेनी के अंदर आप इवोल्यूशन रिलेशनशिप की बात करते हो कि इवोल्यूशन कैसे हुआ। इवोल्यूशन बड़ा इंपॉर्टेंट है। इवोल्यूशन का मतलब जैसे आपने कभी भी सुना होगा कि पहले 2G आया, फिर 3G आया, फिर 4G आया, फिर 5G आया, तो ये इवोल्यूशन है। कोई आपसे कहेगा कि 4G से 3G बना, नहीं, 3G से 4G इवोल्यूट हुआ। तो हमेशा आप नीचे वाले की तरफ चलेंगे, ना कि ऊपर वाले की तरफ।
बोलो क्या पॉइंट क्लियर है? 100% यहां पर मेरी बात सभी लोगों को क्लियर? कोई भी कैसी भी दिक्कत है यहां तक? चल सकते हैं आगे? पक्का? आ जाओ बेटा। अब अगली चीज हमको यहाँ पे जो बात करनी है वो है टेक्सोनॉमी के बारे में। टेक्सोनॉमी दोस्तों, 3 टाइप की टेक्सोनॉमी है अपने पास। जो अगला टॉपिक है, एक होती है साइटोटेक्सोनॉमी, कीमोटेक्सोनॉमी एंड न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी। तो साइटोटेक्सोनॉमी, साइटो टेक्सोनॉमी, एक होता है कीमोटेक्सोनॉमी, और एक होता है न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी। लग रहा हो ना हर्षित सर, यार अभी तो थ्योरी थ्योरी चल रही है। बेटा कोई लोड ही मत लो, ये थ्योरी भी ऐसी है कि अपन जो एनसीईआरटी की थ्योरी है उसको अपन खत्म कर देंगे, और देखो अपन करेंगे डायग्राम से। डायग्राम मतलब अपन यहाँ पे तो कोई अलग से डायग्राम तो बनाएंगे नहीं, मगर अपन टेबल से खत्म कर देंगे इनको। बोलो सही है? दोस्तों साइटोटेक्सोनॉमी बेस्ड होती है केमिकल कैरेक्टर के ऊपर, बेस्ड ऑन केमिकल के सेलुलर, के नाम ही साइटोटेक्सोनॉमी, सेलुलर कैरेक्टर। बोलो बात सही है? कीमोटेक्सोनॉमी जो होती है ये बेस्ड होती है किसके ऊपर? केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट के ऊपर, बेस्ड ऑन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट। जबकि ये जो होती है ये कंप्यूटर एनालिसिस पे होती है। ठीक है बेटा, साइटोटेक्सोनॉमी में 3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। पहला तो है क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के नंबर। दूसरा है क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर, और तीसरा है क्रोमोसोम का बिहेवियर। यानी कि सेल डिवीजन में क्रोमोसोम कैसे काम करता है, ये स्ट्रक्चर है। बोलो क्या पॉइंट क्लियर है? चल सकते हैं आगे? बेटा कीमोटेक्सोनॉमी जो होती है ये डीएनए और आरएनए पे बेस होती है, ये बेस्ड होती है प्रोटीन की स्ट्रक्चर पे, और ये बेस्ड होती है रेजिन और लेटेक्स पे। अब रेजिन और लेटेक्स क्या होते हैं बेटा? ये होते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट। बोलो अब ये हर्षित सर क्या चीज होती है रेजिन और लेटेक्स? देखो आप लोगों को पता होगा कि आपने कभी भी प्लांट को देखा है, और नो डाउट देखा ही होगा आप सबने। तो जब कभी भी आपने प्लांट को देखा है तो प्लांट कई बार अपनी बॉडी से सेकेंडरी मेटाबोलाइट निकालता है, गोंद, गोंद निकालता है ना, जिसे हम गम बोलते हैं। लेटेक्स, रेजिन, ये सारी चीजें प्लांट के काम की नहीं होती, तो प्लांट की बॉडी से बाहर निकलती है। आपने देखा होगा कभी भी स्टेम से कुछ चिपचिपा चिपचिपा सा मटेरियल निकलता है, एंड दैट थिंग इज कॉल्ड एज अ सेकेंडरी मेटाबोलाइट। बोलो बात सही है? सो सेकेंडरी मेटाबोलाइट प्रोटीन की स्ट्रक्चर और डीएनए की स्ट्रक्चर, तीनों चीजें कीमोटेक्सोनॉमी में काम में आती है। तो आशीष सर लास्ट बच गया। और बेटा लास्ट में क्या चीज आती है? बेटा पहली बात तो यहाँ पे कंप्यूटर एनालिसिस किया जाता है, सब चीजों को इक्वल वेटेज दिया जाता है। ऑल कैरेक्टर हैव द इक्वल वेटेज, ऑल कैरेक्टर हैव इक्वल इंपॉर्टेंस। बोलो बात सही है? और इसमें कंप्यूटर एनालिसिस होता है, कंप्यूटर स्टडी। यानी कि थाउजेंड ऑफ कैरेक्टर होते हैं ना, उसकी कंप्यूटर स्टडी की जाती है। दोस्तों बचपन में शायद आपने सुना होगा कंप्यूटर बहुत तेजी से स्टडी कर लेता है। आपको किसी चीज को ढूंढने में हो सकता है 1 महीना लग जाए, 1 साल लग जाए, मगर अगर आप उसी कॉपी में कुछ भी चीज ढूंढना चाहते हो तो आप कंप्यूटर से आसानी से ढूंढ सकते हो। आपको करना क्या है? आपको सारे कैरेक्टर को लिस्ट कर देना है। सबसे पहले तो लिस्ट करने का मतलब कंप्यूटर के अंदर आपको डाटा फीड कर देना है सारे के सारे कैरेक्टर का। अगर मैं न्यूमेरिकल की बात करूं तो ऑल कैरेक्टर
फीड इन कंप्यूटर। बेटा कंप्यूटर के अंदर सारे के सारे डाटा को आपको फीड कर देना है, यानी कि ऐड कर दिया, डाल दिया आपने उसके अंदर, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब जितना भी डाटा डाला उसको कंप्यूटर के अंदर आपने कोई कोड दे दिया या कोई नंबर दे दिया। अगला पॉइंट, प्रोवाइड कोड और नंबर टू ईच कैरेक्टर। ठीक है, अब क्या करोगे, इन सब इंफॉर्मेशन को कंप्यूटर के अंदर ऐड कर दोगे। ऐड और इनपुट ऑल इंफॉर्मेशन टू कंप्यूटर। बोलो बात सही है क्या? सारी की सारी चीजें आपने कंप्यूटर में डाल दी, ऐसे ही तो करते हो। आजकल आपने तो सुना होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत बड़ा चल रहा है। अब कंप्यूटर के अंदर आपको किसी चीज को ढूंढना हो तो बेटा बड़ा आसान होता है। मैं आपसे कहता हूं एक कॉपी है, उसके अंदर देखो कि ए कहां लिखा है, आप कहोगे अर्षित सर बड़ा टाइम लगेगा। कंप्यूटर में बेटा दिक्कत ये नहीं है, कंट्रोल एस मारो ए दिखा देगा वो। तो कंप्यूटर एनालिसिस अपने आप में बहुत बढ़िया है। इसके बाद बेटा क्या करेंगे, डाटा डालने के बाद सॉफ्टवेयर को एनालिसिस कर देंगे। एनालिसिस एंड स्टडी विद सॉफ्टवेयर। बोलो क्या पॉइंट क्लियर है? इस तरीके से कुछ किया जाता है एनालिसिस करने का काम। डन है यहां तक बात? पक्का कोई भी दिक्कत कैसी भी यहां तक किसी को भी नहीं है? यही चीज आपकी एनसीईआरटी ने यहां पर दे रखी है, जरा हम पढ़ लेते हैं, देख लो। बेटा हम लोगों को कुछ कुछ बातें तो पता है, हम लोगों को प्रीवियस चैप्टर में इतनी बात तो पता लग गई है, हम लोगों को प्रीवियस चैप्टर में इतनी बात तो पता लग गई है कि विटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, जो कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी, फंजाई और एनिमेलिया था। इसमें इस चैप्टर में हम प्लांट किंगडम को डिस्कस करेंगे प्रॉपर तरीके से। बिल्कुल बस भाई सही है अर्षित सर, आगे चलते हैं। अब हमने स्ट्रेस है दिमाग में, मेरे तो नहीं है, आपके भी नहीं होना चाहिए, कि प्लांट किंगडम चेंज ओवर द टाइम, फंजाई एंड द मेंबर मोनेरा एंड प्रोटिस्टा हैविंग द सेल वॉल नाउ बीन एक्सक्लूड द प्लांट किंगडम। मैंने बताया कि मोनेरा और प्रोटिस्टा के पास भी तो सेल वॉल थी, अब हम उसको प्लांट किंगडम में रख गए, मगर बेटा प्लांट किंगडम किसी को रखता नहीं है, उससे सबको निकाल दिया। रीजन, प्लांट किंगडम कहता है मैं तो मल्टी सेलुलर हूं और यूकैरियोटिक हूं। अब मोनेरा तो प्रोकैरियोटिक था, उसको निकाल दिया, और जो प्रोटिस्टा था वो बेटा बिल्कुल यूकैरियोटिक है मगर है तो यूनिसेलुलर, उसको भी निकाल दिया, क्योंकि प्लांट तो जनरली मल्टीसेलुलर होता है। और क्लासिफिकेशन बेस्ड किया गया सेम किंगडम से। तो साइनोबैक्टीरिया को रेफर, जिसको हम ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं, अब वो देखा जाए तो साइनोबैक्टीरिया नहीं रही, अब उसको हम ले गए किसी दूसरी जगह पे, बैक्टीरिया रख दिया हमने, और ये हमने डिस्कस कर ही लिया है। अब बेटा ये कई सारी चीजें लिख रखी है जो मैं अभी आपको पहले तो एक्सप्लेन कर देता हूँ। हम लोगों ने यहाँ पे जब किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ा तो बायोलॉजी में प्लांट किंगडम में दो किंगडम बड़े, मतलब दो पार्ट बड़े इंपॉर्टेंट थे, और ये इकलर का क्लासिफिकेशन था। ठीक है, और वो क्या चीज थी जरा वो भी देख लो। बेटा इकलर ने कुछ क्लासिफिकेशन बताया था। सर क्या बताया था इकलर भाई साहब ने? बेटा इकलर भाई साहब ने ये चीज बताई थी कि अर्थ के ऊपर अगर हम प्लांट किंगडम को क्लासिफाइड करें, अगर हम किसको क्लासिफाइड करें, प्लांट किंगडम को, तो उन्होंने बोला था प्लांट किंगडम के दो पार्ट हो सकते हैं। कौन कौन से? एक होता है क्रिप्टोगेमिया, और एक होता है फेनेरोगेमिया। बेटा क्रिप्टोगेमिया में नाम से पता लग रहा है कि हिडन गैमेट्स होंगे, क्योंकि क्रिप्टो का मतलब होता है हिडन, और हिडन क्या है इसमें, गैमेट्स है। जबकि फेनेरो का मतलब होता है ओपन गैमेट्स होंगे। बोलो बात सही है? क्रिप्टो गेम्स को दोस्तों आगे आगे फिर से तीन पार्ट में डिवाइड किया गया। क्रिप्टो गेम्स को मैं भी कर देता हूं, क्रिप्टो गेम्स को आगे फिर से तीन पार्ट में डिवाइड किया गया, जिसमें एक थे जिसे हम बोलते हैं थैलोफाइटा। बोलो बड़ा आसान है क्या, है मुश्किल कुछ भी?
एक है जिसे हम बोलते हैं ब्रायोफाइटा, बताओ ये भी आसान है क्या? और एक है जिसे हम बोलते हैं टेरिडोफाइटा। बोलो क्या पॉइंट क्लियर है क्या? हेलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। जबकि दोस्तों वहां पे अगर बात की जाए फेनेरोगेम्स की, तो इसको दो पार्ट में क्लासिफाइड किया जाता है, जिसमें एक पार्ट है जिसे हम बोलते हैं जिम्नोस्पर्म, और एक है जिसे हम बोलते हैं एंजियोस्पर्म। बोलो बात सही है? बेटा क्रिप्टोगेम्स में यहाँ पे सीड का फॉर्मेशन नहीं होता, क्योंकि फ्लावर जैसी कोई स्ट्रक्चर होती ही नहीं है, तो यहाँ पे फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर एब्सेंट। जबकि यहाँ पे फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। बेटा एंजियोस्पर्म को फिर से दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, इसमें एक थे मोनोकॉट और एक था डायकॉट। इस चैप्टर में हमने यही सब कुछ पढ़ना है, आज इट इज सब कुछ पढ़ना है, तो आपको टेंशन भी नहीं आएगी कि हर्षी सर हमें क्या क्या पढ़ना है। सब कुछ पढ़ना है हमें, वहां से लेकर यहाँ तक सब कुछ, ठीक है? पूरा का पूरा यही चैप्टर है। आओ जरा एनसीईआरटी उड़ा देते हैं। Let us look the classification of angiosperm to understand the same concern to influence the classification system. The earlier system of classification is gross the morphological character के ऊपर था, क्योंकि वो आर्टिफिशियल था, जैसे नंबर एंड शेप ऑफ लीव्स वगैरह के ऊपर। ये वेजिटेटिव कैरेक्टर के ऊपर, एंड्रोसियम के ऊपर जो बेस था, उसे हम आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन सेपरेट कर दिया गया बेस्ड ऑन द फ्यू कैरेक्टर। ऑल्सो द आर्टिफिशियल सिस्टम इज सेम वेटेज, वेजिटेटिव और सेक्सुअल कैरेक्टर को वो सेम वेटेज देता था। बिल्कुल बात सही है। और ये वाली बात अगर आपको याद हो तो मैंने आपको लिखी भी है, देखो कहाँ लिखा है, कहीं तो लिखा है मैंने, ये रहा। Vegetative character show more changes in variation और vegetative character give high importance similar to the sexual character। यानी कि vegetative character give high importance देते थे सिमिलर मतलब सेक्सुअल कैरेक्टर के। जबकि ये वाली चीज आपको पता है ना दोस्त, वेजिटेटिव कैरेक्टर तो लगभग दिक्कत हो जाती है, और ये वाली चीजें अपन को आर्टिफिशियल में, देखो ये जो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के ऊपर था। बोलो बात सही है क्या? चलें आगे, पक्का? चलो आगे। तो यहाँ पे वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल कैरेक्टर, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल विच इज देन often in the vegetative character is most easily affected by the environment, as against this natural classification system फिर डेवलप हो गया। मैंने शायद हाई वेटेज लिख दिया क्या? इक्वल वेटेज होता है ना, शायद हाई लिख दिया। नहीं नहीं नहीं, आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में सेम वेटेज था, ये ना, सिमिलर टू आर्टिफिशियल, सिमिलर टू आर्टिफिशियल सिस्टम हैव सेम इंपॉर्टेंस सिमिलर टू सेक्सुअल कैरेक्टर। ठीक है भैया, बात आ जाओ, अब आगे चलते अगली बात। इसके बाद बेटा अगर देखा जाए तो आगे भी हमने देखा कि नेचुरल सिस्टम क्लासिफिकेशन देखा गया, जिसके अंदर ऑर्गेनिज्म कंसीडर किए जाते थे केवल एक्सटर्नल से नहीं बल्कि इंटरनल भी। इसमें अल्ट्रा स्ट्रक्चर, एनाटॉमी, फाइटोकेमिस्ट्री, एम्ब्रियोलॉजी, सारी की सारी चीजें थी। इसके बाद बेंथम और हुकर ने अपना क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया। बिल्कुल एट प्रेजेंट अब जो चल रहा है वो फाइलोजेनेटिक है, क्योंकि कहीं ना कहीं इवोल्यूशन रिलेशनशिप पे बेस्ड है। ठीक बात है। इसके अंदर ऑर्गेनिज्म बिलोंग टू द सेम टेक्सचर हैव द कॉमन एंसेस्टर अपन ने लिख रखा है। इसके बाद बेटा न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी हमने पढ़ ली, साइटोटेक्सोनॉमी अभी हमने पढ़ ली, साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, और एक था कीमोटेक्सोनॉमी जो भी हमने पढ़ ली। बताओ क्या पॉइंट क्लियर है क्या? सब कुछ चीजें यहाँ पे बस टेबल की फॉर्म में और इस फॉर्म में लिखी हुई है, जो मेरे ख्याल से आपको समझना और पढ़ना बड़ा आसान हो जाएगा, आपको कैसी भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। बताओ क्या यहां तक लगभग सारा पॉइंट क्लियर है? तो आगे चल सकते हैं, पक्का श्योर हो? ठीक है बेटा, अब जो सबसे पहली कैटेगरी है वो है अपने पास क्रिप्टो गेम्स, और क्रिप्टो गेम्स में पहला है थैलोफाइटा। तो आज अपन जो क्रिप्टो गेम्स है उसमें आज अपन सबसे पहला पढ़ेंगे, और जिसका नाम ही है दोस्तों थैलोफाइटा। थैलोफाइटा। अब दोस्तों क्रिप्टो गेम्स में जो थैलोफाइटा होता है वो क्या होता है? पहली बात, थैलोफाइटा सबसे लोअर कैटेगरी के प्लांट होते हैं। इनमें जाइलम और फ्लोएम यानी कि वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट नहीं होता। तो लोअर कैटेगरी ऑफ क्रिप्टो गेम्स
ठीक है। इसके अंदर अगर देखा जाए तो आप बोल सकते हैं कि वैस्कुलर बंडल एब्सेंट होगा, वैस्कुलर बंडल बोलो क्या होगा इसमें, एब्सेंट होगा। बोलो बात सही है। अगला बेटा यहाँ पे जो मेन प्लांट होगा वो गेमेटोफाइटिक होगा, जो मेन प्लांट है वो बोलो कैसा है, गेमेटोफाइटिक। जिस बच्चे को दिक्कत हो तो ये वाला वर्ड तो याद रखना, गेमेटोफाइटिक ऐसा होता है जो कि हैप्लॉइड होता है, जिसमें क्रोमोसोम के नंबर आधे होते हैं। मेन प्लांट हमेशा वो होगा हैप्लॉइड यानी कि एन होगा। बोलो क्या पॉइंट क्लियर है, डन। मगर बेटा इसमें एक एक्सेप्शन याद रखना, एक्सेप्शन होता है ब्राउन एल्गी, जिसमें मेन प्लांट डिप्लॉयड होगा। बोलो बात सही है। यहां पे अगर देखा जाए तो सेक्स ऑर्गन की बात कर लेते हैं। सेक्स ऑर्गन बेटा मेल को बोलते हैं एंथ्रीडिया और फीमेल को बोलते हैं आर्किगोनिया या ऊगोनिया। तो इसको बोलते हैं एंथ्रीडिया और ये होता है ऊगोनिया। बोलो क्या पॉइंट क्लियर है, आगे चले। चलो भाई बेटा इस पूरी कैटेगरी के अंदर आप याद रखना कि यहां पर अगर देखा जाए तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 3 टाइप के गेमेट बनते हैं, 3 टाइप्स ऑफ गेमेट्स। बेटा 3 टाइप के गेमेट में जो पहला है वो होता है आइसोगेमस, दूसरा है वो है एन आइसोगेमस और जो तीसरा है वो है ऊगेमस। बोलो बात सही है। तीनों वैसे मेरे ख्याल से आपको पता होंगे क्या होंगे। बेटा आइसोगेमस वो होता है जिसमें मेल और फीमेल गेमेट्स इक्वल हो, सिमिलर हो, मेल एंड फीमेल जो गैमेट है वो सिमिलर हो। बोलो बात सही है। एनाइसोगेमेट में जो मेल एंड फीमेल गैमेट्स हैं वो डिसिमिलर हो, और ऊ गैमेट्स में मेल गैमेट छोटा और मोटाइल, मेल स्मॉल एंड मोटाइल, और फीमेल जो होती है वो लार्ज होती है एंड नॉन मोटाइल होती है। बोलो डन है, कोई भी दिक्कत यहां तक, 100%। बेटा इनके जो सेक्स ऑर्गन होते हैं वो यूनिसेलुलर और जैकेट लेस होते हैं। सेक्स ऑर्गन यूनिसेलुलर होंगे एंड जैकेट लेस, यानी कि उनकी बाहर की तरफ कोई भी जैकेट नहीं होगी। मगर बेटा बायोलॉजी बिना एक्सेप्शन के तो चलती ही नहीं है। बेटा एक एग्जांपल होता है ग्रीन एल्गी का, और ग्रीन एल्गी में वो एग्जांपल है चारा का। इसका है चारा, जिसके अंदर क्या होगा, जिसके अंदर एग्जैक्टली देखा जाए तो सेक्स ऑर्गन जो होंगे वो जैकेटेड होंगे एंड मल्टीसेलुलर होंगे। हर सर ये तो थ्योरेटिकल पॉइंट है, हमें क्या ये थ्योरेटिकल पॉइंट याद करने पड़ेंगे? बिल्कुल दोस्त। देखो कई बार कुछ ऐसी चीजें होती है जो एनसीईआरटी में लिखी ही इस तरीके से होती है कि उसका डायग्राम बनाना पॉसिबल नहीं होता, और अगर मैं इसका डायग्राम भी बना दूं ना तो ये अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक हो जाएगा। और मेरे ख्याल से प्लांट किंगडम आप लोग भी यही चाहते हो कि टॉपिक बिल्कुल भी बड़ा नहीं लगे, मजा आता रहे उस टॉपिक को बस पढ़ने पढ़ने में। और पढ़ने में दोस्तों मजा आ ही जाएगा, आप टेंशन बिल्कुल मत लो, मुझे भी मजा आ रहा है। क्योंकि देखो थ्योरी नहीं दोस्त, अपन तो भाई साहब ऐसे ऐसे चलते जा रहे हैं धीरे धीरे। अब ये ठीक है, आइसोगेमेट्स का मतलब मेल और फीमेल गेमेट्स दोनों इक्वल होंगे। लो बेटा ये हो गया आइसोगेमेट। एनाइसोगेमेट का मतलब दोनों अनइक्वल होंगे, और ऊ गेमेट्स का मतलब मेट छोटा और मोटाइल फ्लैजेला है, फीमेल बड़ी और नॉन मोटाइल। हो गया बेटा, डायग्राम से ही काम खत्म हो जाता है अपनी बायोलॉजी में तो। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि सेक्स ऑर्गन जनरली इसके जैकेटेड होते हैं। बोलो क्या चलें क्या आगे, पक्का कोई भी दिक्कत? ठीक है। ये तो हम क्या पढ़ रहे थे हर्ष सर, ये तो हम पढ़ रहे थे थैलोफाइटा। अब अगर आपको याद है तो थैलोफाइटा में जो बेसिक जो हम
इंपॉर्टेंटली जो स्टडी करते हैं ना दोस्त थैलोफाइटा में, वो चीज होती है एल्गी। हम एल्गी को स्टडी करते हैं। तो आज का अपना मेन टॉपिक जो अपने सामने आ गया है वो वही है जो आप लोग भी सोच रहे हो, और वो क्या है? वो है एल्गी। बताओ, सही है? चलिए ठीक है, आ जाओ बेटा। बेटा बायोलॉजी की वो ब्रांच जो एल्गी की स्टडी में पार्टिसिपेट करती है, दैट इज कॉल्ड द एल्गोलॉजी। तो ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, डील्स एल्गी के ऊपर काम करेगी, उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम बोलेंगे एल्गोलॉजी। हर सर ये तो बड़ा प्यारा पॉइंट आ गया बेटा, ऐसे ही तो है, छोटे छोटे पॉइंट है। आ जाओ अगला पॉइंट। बेटा मेन प्लांट बॉडी, मेन प्लांट बॉडी थैलॉइड होगी। बेटा थैलॉइड बॉडी का मतलब है थैले लाइक बॉडी। थैले का मतलब जैसे मेरे पास देखो कोई थैला पड़ा नहीं है, नहीं तो मैं तुम्हें बता देता। एक थैला मेरे पास पड़ा है, देखो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। बेटा मुझे एक बात बताओ, ये जो थैला तुम्हें सामने अभी दिख रहा है, ये थैला दिख रहा है तुम्हें? ये वाला थैला दिख रहा है सामने? हाँ दिख रहा है। इस थैले में बताओ क्या रखा हुआ है? हर सर हमें थोड़ी पता लगा अंदर क्या रखा हुआ है। सेम है बेटा, ये भी थैलॉइड बॉडी है। यानी कि आपको पता ही नहीं लगेगा कि इसमें क्या चीज पड़ी हुई है। यानी कि अगर देखा जाए तो यहां पे प्लांट बॉडी not differentiated to root, stem and leaf। बेटा आप नॉर्मल पीपल का पेड़ देखते हो? हाँ हाँ हमने देखा है सर, कल भी देखा था, अरे आज भी देख लो। नीम का पेड़, पीपल का पेड़, बरगद का पेड़, आम का पेड़, कुछ भी देख लो। हाँ हाँ देख लेंगे सर, आज देख लेंगे। फिर उन पेड़ में आपको रूट भी दिखती है, अच्छे से देख सकते हो, स्टेम भी देख सकते हो, लीफ भी देख सकते हो। आप सारी की सारी चीजें वहां पे आप देख सकते हो। बोलो बात सही है? ठीक है। मगर कुछ ऐसे पेड़, क्योंकि आपको पता है ना एल्गी तो थैलोफाइटा का टाइप है, थैलोफाइटा खुद डेवलप नहीं है, तो ये भी डेवलप कैसे होगी? तो दोस्तों इसके अंदर रूट, स्टेम, लीव्स वगैरह का प्रॉपर डिफरेंशिएशन होता ही नहीं है। ना आपको रूट अच्छे से दिखेगी, ना स्टेम अच्छे से दिखेगी, ना लीफ अच्छे से दिखती है। बोलो क्या पॉइंट क्लियर है? ठीक है बेटा, क्रिप्टो गेम्स के अंदर एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है जो याद रखना। क्रिप्टो गेम्स, चाहे वो थैलोफाइटा, चाहे वो ब्रायोफाइटा, चाहे वो टेरिडोफाइटा, ये तीनों ही क्रिप्टो गेम्स होते हैं। देखो याद तो दोस्तों करना पड़ेगा, रटना नहीं है। थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, ये तीनों ही क्रिप्टो गेम्स है। हाँ हर्षित सर बिल्कुल है। याद रखना इन तीनों के अंदर ही फ्लावर और फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर एब्सेंट है। तो बेटा इसमें भी, एल्गी में भी फ्लावर एंड फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर एब्सेंट। बोलो बात सही है? क्योंकि थैलोफाइटा में भी वेस्कुलर बंडल नहीं है, तो इसमें भी नहीं है। इसमें भी वेस्कुलर बंडल यानी कि जाइलम और फ्लोएम एब्सेंट, वेस्कुलर बंडल एब्सेंट। बोलो क्या यहां तक पॉइंट क्लियर है? मैंने कोई भी पॉइंट दोस्तों ऐसा नहीं लिखा जो आपको पैनिक दे। सीधी सी बात है, जो थैलोफाइटा के अंदर एल्गी आ रहा है, तो जो थैलोफाइटा के कैरेक्टर है वो एल्गी के भी कैरेक्टर होंगे ही होंगे। बिल्कुल सही बात है, सारी बात लिखी हुई है। बोलो बात सही है? बेटा इसके अंदर क्लोरोफिल कंटेन होगा जो फोटोसिंथेसिस करता है, कंटेन क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल की वजह से ही परफॉर्म कर सकते हैं फोटोसिंथेसिस। बेटा प्लांट पढ़ा रहा हूं तो फोटोसिंथेसिस तो करेंगे ही करेंगे। बोलो क्या पॉइंट क्लियर है? पक्का? कोई भी दिक्कत है यहां तक? नहीं है? चलें आगे, आ जाओ। बेटा अब अगर एल्गी की हैबिटेट की बात करें, एल्गी हैबिटेट, मुश्किल हो गई क्या? आए बेटा देखो एक बात याद रखना, मेरे पेज देख के कभी मत कहना कि हर्षित सर पेज ज्यादा हो गए आज तो। हर्षित सर आपने तो बहुत सारे पेज करवा दिया आज तो, इतने पेज कैसे याद होंगे? बेटा देखो देखा जाए तो मैंने कुछ ऐसा मेरे प्यारे बताया ही नहीं जो तुझे नहीं समझ में आए। मैंने तो यहां से इतनी प्यारी चीज की थी प्लांट किंगडम से कि तुझे मजा आ गया होगा। तू कह रहा होगा कि हर्षित सर वहां से लेकर यहां तक तो ऐसा कुछ है ही नहीं जो हमें रटना पड़े, हम तो समझ समझ के भी पूरा कंप्लीट कर दिया। सर क्या बात है, मजा आ गया ये तो। मतलब मैंने अभी तक कुछ नहीं बताया, पूरे पॉइंट पढ़ो, कुछ भी ऐसा पॉइंट लिखा है क्या? मैंने बोला
पहले हर समझ चमकने वाली चीज सोना नहीं होती, तो हमने पहले सबको प्लांट किंगडम में रख दिया, प्लांट किंगडम ने सबको बाहर कर दिया, कह रहे बाहर चलो, वापस आने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे बाहर भगा दिया बेटा। हम लोगों ने फिर ये डिस्कस किया कि प्लांट किंगडम अगर कर रहे हैं तो बेटा क्लासिफिकेशन तो करना पड़ेगा, बिना क्लासिफिकेशन के कैसे? अब लड़कों तुमने भी देखा होगा, अगर फिजिक्स की, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी सब एक ही कॉपी में लिख दोगे तो फिर ढूंढना मुश्किल हो जाएगा ना। क्लासिफिकेशन करो बेटा, मजे ही मजे। यहाँ पे भी क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, मजे ही मजे। तो हम प्रॉपर क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, आर्टिफिशियल, नेचुरल और फाइलोजेनेटिक। आर्टिफिशियल किंगडम क्लासिफिकेशन हमने बहुत बढ़िया से पढ़ा, फिर हमने इसके ड्रॉबैक पढ़े, फिर हमने नेचुरल सिस्टम क्लासिफिकेशन पढ़ा, फिर हमने इसके ड्रॉबैक पढ़े, मगर आज के टाइम पे फाइलोजेनेटिक चल रहा है जिसका कोई ड्रॉबैक है ही नहीं, नहीं तो हम इसके बाद भी कुछ पढ़ रहे होते। हमने इवोल्यूशन को मद्देनजर रख लिया, हमने कहा अक्कड़ के बाद बक्कड़ आता है, बक्कड़ के बाद बम्बे आता है, बम्बे के बाद सौ आता है, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे सौ, यही होता है क्या, कुछ और होता है? ठीक है, 80 90 पूरे 100, बस वही बात है। हमने कहा इससे पहले वाले में एक्सटर्नल कैरेक्टर लिया था, इंटरनल भी लिया था, भाई में इवोल्यूशन रिलेशनशिप और भी ऐड कर दिया भाई साहब हमने, हम और इंपॉर्टेंटली काम करने लग गए। बोलो बात सही है क्या? आ जाओ। फिर हमने 3 टाइप की टेक्सोनॉमी पढ़ ली, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, ये इन तीनों पे बेस है। यहां से बस क्वेश्चन ऐसे आते हैं, नीट के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है पूरा का पूरा क्लासिफिकेशन जो मैंने पढ़ाया है नीट के लिए, ठीक है? आ जाओ। उसके बाद कैसे कंप्यूटर में करेंगे ये तो मैंने बता दिया, बाकी कंप्यूटर में बेटा आपको ही पता है, अगर कंप्यूटर को आप एबीसीडी कुछ भी लिख के देते हो ना, तो कंप्यूटर एबीसीडी को समझ नहीं पाता। कंप्यूटर एबीसीडी के कोड बना के रखता है अपने पास, वो समझ नहीं पाता एबीसीडी, ये भी नहीं समझ पा रहे एबीसीडी, इनके भी हमने कुछ कोड दे देते हैं, ठीक है? बस उसके बाद हमने बात की थी यहाँ पे थोड़ा सा और आगे चल के ऐसा किंगडम क्लासिफिकेशन, और ये तो पूरा चैप्टर ही है। अब देखो इस ऐसे तरीके से याद करने से कितना फायदा, सबसे सबसे कम डेवलप थैलोफाइटा, उससे ज्यादा डेवलप ब्रायोफाइटा, उससे ज्यादा डेवलप टेरिडोफाइटा। नीट पे क्वेश्चन आ जाता है कि क्रिप्टो गेम्स की सबसे डेवलप वैरायटी कौन सी है, डायग्राम से देख लो, टेरिडोफाइटा। फिर जिम्नोस्पर्म, फिर एंजियोस्पर्म, और सबसे डेवलप कौन सा है, डाइकॉट। बोलो बात सही, सबसे एंड में है, देख लो, पता लग रहा है सारी चीजें। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो चलने जा रहा है बेटा आराम से, टेंशन ही नहीं है। फिर हमने थैलोफाइटा के बारे में डिस्कस किया, अगर आपको याद हो तो। थैलोफाइटा के बाद हम बारे में हमने फिर एल्गी को डिस्कस किया, ये रही एल्गी। और अब हम डिस्कस कर रहे हैं एल्गी की हैबिटेट की, आखिर एल्गी हमें कहां देखने को मिलती है। बताओ क्या यहां तक पॉइंट बिल्कुल क्लियर है? कोई भी दिक्कत कैसी भी किसी को भी किसी तरीके की भी है तो यहां तक बता दो। हैबिटेट का मतलब होता है रहने वाली जगह, कि एल्गी कहां कहां रहती है। बेटा देखो, नॉर्मली एल्गी रहती है मैराइन और एक्वेटिक एरिया में, वाटर वाले एरिया में। मेनली एक्वेटिक है, बोलो बात सही है। अब ये 3 जगह पे मिलती है, ये मिलती है या तो फ्रेश वाटर में, ये मिलती है या तो मैरीन वाटर में, या फिर एक तीसरी जगह और मिलती है जो होता है ब्रैकिश वाटर। ब्रैकिश होता है फ्रेश और मेरीन वाटर के बीच वाला पानी, या ऐसा कर सकते हो जैसे पे फ्रेश और मेरीन दोनों मिल रहा है। फ्रेश तो वाटर हो गया नदियों का पानी, मेरीन वाटर हो गया समुद्र का पानी, और ये बेटा जहां पे दोनों पानी मिल जाते हैं वो ब्रैकिश वाटर होता है। बोलो क्या पॉइंट क्लियर है? ठीक है अर्षित सर, और कहाँ मिल सकते हैं? बेटा ये मिल सकता है मॉइस्ट सॉइल में, जहां पे नमी हो, एंड मॉइस्ट स्टोन में। ये मिल सकता है बेटा टेरेस्ट्रियल एरिया में भी, लैंड वाले एरिया में। बोलो बात सही है। इसका सिम्बायोटिक रिलेशनशिप भी हो सकता है। कौन सा रिलेशनशिप? सिम्बायोटिक, जानते हो ना सिम्बायोटिक, गिव एंड टेक, सिम्बायोटिक रिलेशन। और सिम्बायोटिक रिलेशन में 2 रिलेशन आपको पता है, कौन कौन से? एक तो आपने पढ़ा था एल्गी प्लस फंजाई इज इक्वल टू लाइकेन, एल्गी प्लस क्या था, फंजाई इज इक्वल टू क्या था, लाइकेन्स, पूरा डिस्कस कर लिया। और एक बेटा कई बार ना एल्गी एनिमल के साथ भी रहती है, स्लॉथ फियर। तो जो एल्गी होती है ना प्लस एनिमल, उसे हम बोलते हैं एनिमल को स्लॉथ फियर। बोलो क्या पॉइंट क्लियर है क्या? 100% क्लियर है बिल्कुल बात, डन है बेटा। दोनों का डायग्राम भी अगर आप चाहो तो देख सकते हो, यहाँ देख लो बेटा, ये है स्लॉथ बियर, देख रहे हो हरे कलर का दिख रहा है, आलू है बेटा, स्लॉथ बियर।
दिख रहा है बेटा किससे मैचिंग कर रही है बताओ घर में, और ये है बेटा वही क्या, लाइकेंस। डन, चलें आगे, आ जाओ। आसान है ना बेटा, चलो बेटा अगला है ऑन द बेसिस ऑफ साइज एंड शेप एलगी आर। अब बताओ मैंने कौन सा आपको पैराग्राफ लिखवा दिया अभी तक? लिखा कोई पैराग्राफ आपने? नहीं ना, आपने बस सारी की सारी थ्योरी को वैसे ही क्लियर कर दिया जैसे मैं आपको क्लियर करवाना चाह रहा हूं, तो आपने कोई पैराग्राफ लिखा ही नहीं। बेटा कई सारे टाइप की एलगी हो सकती है, ठीक है हर्षित सर, ये हो सकती है यूनिसेलुलर भी, सर बढ़िया, ये हो सकती है फिलामेंटस भी, सर बहुत बढ़िया, ये हो सकती है, ये हो सकती है कॉलोनी में भी, कॉलोनियल, बोलो बात सही है। और ये बहुत बड़े बड़े भी हो सकते हैं, इनकी मैसिव प्लांट बॉडी भी हो सकती है। बोलो बात सही है। सभी के एनसीईआरटी में एग्जाम्पल नहीं लिख रखे अलग अलग, मैं अलग अलग लिख देता हूं। इसका एग्जाम्पल तो बेटा होता है कैल्प्स, ठीक है, कॉलोनी का मतलब जो ग्रुप में रहते हो। बढ़िया एग्जाम्पल है वॉलवॉक्स। इसका एग्जाम्पल फिलामेंट यानी कि थ्रेड लाइक होते हैं, तो ये होते हैं थ्रेड लाइक, ये होते हैं जो ग्रुप में रहते हैं, ये वो होते हैं जो सिंगल सेल के होते हैं, ठीक है। इसका हो गया वॉलवॉक्स। इसका बेटा यूलोथ्रिक्स और स्पायरोगायरा। इसका होता है एग्जाम्पल क्लोरेला और क्लेनामोइडोमोनास। बोलो बात सही है क्या? मैं आपको एग्जैक्टली इतना तो पढ़ाऊंगा कि कम से कम आप थ्योरी को डायग्राम से क्लियर कर सको, बस ये वाली बात बहुत इंपॉर्टेंट है। बताओ क्या क्लियर है यहाँ तक? कोई भी दिक्कत, किसी को कैसी भी दिक्कत है यहाँ तक? नहीं है बेटा, ये बात तो वैसे मैंने बताई नहीं, मगर ये बताओ क्या बताने की जरूरत है क्या? सेल वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि जो एल्गी होती है वो एग्जैक्टली अगर देखा जाए कि उसकी जो एल्गी होती है ना, उसकी सेल वॉल किसकी बनी होती है, याद है क्या? सेल वॉल तो मेरे हिसाब से आपको याद होनी चाहिए। सेल वॉल होती है सेलुलोज, ग्लैक्टेन, मेनान्स, कैल्शियम कार्बोनेट और मिनरल। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO2 होता है ना, ठीक है। तो कैल्शियम कार्बोनेट और मिनरल्स इन सबसे बनी होती है। बताओ क्या पॉइंट क्लियर है क्या? इसके अंदर वैसे तो क्लोरोफिल कंटेन होता है, मगर उसके अलावा कई एसेसरी पिगमेंट भी, ज़ैंथोफिल भी मिल सकता है, कैरोटीनॉइड भी मिल सकता है, एसेसरी पिगमेंट, कैरोटीनॉइड, ज़ैंथोफिल, ये भी मिल सकते हैं। बताओ क्या पॉइंट क्लियर है क्या? सारी बात क्लियर, पक्का? कोई भी कैसी भी दिक्कत है यहाँ तक किसी को भी नहीं है? आ जाओ बेटा, मजा आ रहा है ना बेटा? बहुत बढ़िया बेटा, मजा ही आना चाहिए अर्षित सर, क्या बात है। सर आपने तो एक भी जगह थ्योरी ही नहीं लिखवाई बेटा, मैं लिखवाऊंगा भी नहीं क्योंकि मेरे पास है ही नहीं थ्योरी। मैंने बेटा ऐसे ही खुद करके खुद याद कर लिया और मैं ऐसे ही आपको याद करवा दूंगा ये, और इतना ही जितना आप याद कर सको कर लोगे, इतना तो मुझे पता है। आओ बेटा, 3 टाइप के रिप्रोडक्शन है। पहला है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, दूसरा है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और तीसरा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बेटा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है बाय फ्रेगमेंटेशन, सुना है ना? फ्रेगमेंटेशन तो अपने फंजाई में भी सुना है, जब एक पार्ट अलग होता है और पूरा का पूरा नया बन जाता है, यहां से ये पार्ट अलग होगा और पूरा का पूरा न्यू एल्गी बन जाएगा। एक अलग हुए पार्ट से लो, समझाने के लिए लो,
ये अलग हुए पार्ट से पूरा का पूरा नया एल्गी बन गया। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेटा, दो कंडीशन, या तो कंडीशन फेवरेबल होगी या कंडीशन अनफेवरेबल होगी। बेटा अनफेवरेबल कंडीशन में नॉन मोटाइल स्पोर बनेंगे, इसमें फ्लैजिला नहीं होगा, और फेवरेबल कंडीशन में मोटाइल स्पोर बनेंगे। मोटाइल जो मूवमेंट करते हैं, और जो मोटाइल होते हैं ना उसका दूसरा नाम क्या होता है, जू स्पोर, ये भी याद रखना। और जो नॉन मोटाइल होते हैं उसको बोलते हैं एप्लेनोस्पोर। बोलो बात सही है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट्स का फॉर्मेशन और गैमेट्स का फ्यूजन होगा, ये तो हम जानते ही हैं। गैमेट्स का क्या होगा, फॉर्मेशन, और बोलो गैमेट्स का क्या होगा, फ्यूजन। आपको बस थोड़ा सा लगेगा जब तक एल्गी चल रही है कि थोड़ा सा थ्योरेटिकल है, लगेगा आपको एक बार के लिए जब तक एल्गी चल रही है, मगर जैसे ही एल्गी खत्म, थ्योरी भी बिल्कुल खत्म। मगर जब तक एल्गी है थोड़ा थोड़ा सा तो लगेगा दोस्त, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, थोड़ा सा तो आपको लगेगा कि अर्षित सर आप तो बोल रहे थे थ्योरी नहीं आएगी, ये तो आ गई। थोड़ा थोड़ा दोस्तों थ्योरी तो लगेगा जब तक एल्गी नहीं चालू होती, प्रॉपर खत्म नहीं होती। एल्गी तो चालू हो चुकी है, मगर एल्गी को खत्म जैसे ही खत्म होगी वैसे ही सब कुछ खत्म हो जाएगा पूरा ये पॉइंट। बताओ क्या यहां तक पॉइंट क्लियर है? 100% किसी को कोई डाउट शाउट तो नहीं है? आसान है ना? तो मेरे ख्याल से यहां तक लगभग सभी लोगों को पूरा समझ में आ गया होगा। ठीक बात है, आ जाओ बेटा। आप जरा खुद देखो कि मैंने आज आपको पूरे इसमें थ्योरी जरूर लिखवाई है, मैं बना बिल्कुल नहीं करूंगा, बिल्कुल मैंने थ्योरी लिखवाई है, मगर जो भी मैंने थ्योरी लिखवाई है क्या वो आपको पूरी समझ में आ गई क्या? इसमें ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं है जो आपको समझ में नहीं आया। क्वेश्चन में कहां कहां से क्वेश्चन आ जाते हैं वहां से मैं स्टार लगा दूंगा, ठीक है? वहां से चलो, ये तो कोई दिक्कत नहीं है। यहां से एक असर्शन रीजन आ सकता है, इन तीनों में तो बात वहीं कर लेंगे। एरिस्टोटल में ऐसी कोई चीज है ही नहीं, मगर मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर आपको याद रखना है, ठीक है? उसके बाद ये वाली चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है असर्शन रीजन के लिए, ठीक है? अल्ट्रा स्ट्रक्चर फाइटोकेमिस्ट्री से क्वेश्चन आ सकता है कि किसके अंदर इंक्लूड किया जाता है, ठीक है? और ये बेंथम और रुकर साइंटिस्ट का नाम भी जरूर याद रखना, ठीक? ड्रॉबैक भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, इजीली आप ड्रॉबैक कर सकते हो। इवोल्यूशन इसके अंदर इंक्लूड नहीं की गई थी, बिल्कुल सही बात है। तो तीसरा आ गया फाइलोजेनेटिक, इसमें इवोल्यूशन रिलेशनशिप इंक्लूड की गई, ठीक है? यहां से जरूर क्वेश्चन आ सकते हैं नीट के अंदर, याद रखना। ये पूछा जा सकता है ये तीनों किसका पार्ट होते हैं, तो साइटोटैक्सोनॉमी का पार्ट होते हैं। ये तो ऐसे ही है, इसमें तो छोड़ो। यहाँ से भी ऐसे कोई बात नहीं आएगी, ये भी ऐसा कोई नहीं है। हेलोफाइटा लोअर कैटेगरी का होता है, मेल फीमेल, ठीक है? यहाँ पे मेन प्लांट, ये एक्सेप्शन से एक क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है? अगली चीज आइसो एन आइसो तो आपको पता ही है, ठीक है? ग्रीन एल्गी कारा, ये तो छोड़ो, ये ऊपर वाली लाइन याद रखना बस। एल्गी के अंदर सेल वॉल किससे बनी होती है वो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है? मेन प्लांट बॉडी थैलॉइड होती है, ये इंपॉर्टेंट है, बस बाकी और कुछ भी नहीं। सेक्सुअल एसेक्सुअल में पूछ सकता है फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है, मोटाइल स्पोर को क्या कहते हैं, आ सकता है। नॉन मोटाइल को क्या बोलते हैं, ये आ सकता है। एल्गी कहाँ का रहता है, हैबिटेट क्या होती है वो तो आपको पता ही है। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में ये लाइकेंस वाला, ये वाला, ये दोनों चीज भी चीज इंपॉर्टेंट हो सकती है। ये ब्राउन एल्गी का हमने एक डायग्राम बनाया, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। और शेप के बेस पे एल्गी कितने टाइप की होती है वो आपके सामने लिखा ही हुआ। बताओ क्या यहाँ तक लगभग सारा पॉइंट बिल्कुल ताबड़तोड़ वाला क्लियर है? किसी भी बच्चे को कैसा भी किसी तरीके का भी कोई भी डाउट है यहाँ तक तो बता दो, अपन शाउट कर देंगे, क्योंकि तुम्हें नहीं होगा डाउट, तुम्हें होगा डाउट तो तुम कर दोगे शाउट। बताओ क्या पॉइंट क्लियर है? यहाँ तक क्या मेरे सारे के सारे लोग कर लेंगे? आज का तुम्हारा एक बहुत ही प्यारा होमवर्क है, और मेरी एक बात जरूर याद रखना, जितना मैं आपको पढ़ा रहा हूं, है ना, इसे भागा दौड़ी करने की जरूरत मत किया करो। इसमें ये मत किया करो कि हर्षित सर और तेज, हर्षित सर और धीरे, इसको चलने दिया करो, तभी मजे है। मेरा पॉइंट क्लियर हो गया? तो बस इतनी सी बात है आपसे। तो दोस्तों मैं ये मानता हूं कि जितना भी आज मैंने आपको पढ़ाया वो आपको 100% समझ में आ गया होगा। आज वाले पॉइंट में किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट नहीं होगा, और मैं लिटरली आपसे बोल रहा हूं, आप अगले 3-4 लेक्चर और देखो, प्लांट किंगडम ऐसे कंप्लीट हो जाएगा कि तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा कि हर्षित सर प्लांट किंगडम हो गया क्या। हमें तो ये बहुत ही थ्योरेटिकल चैप्टर बोला गया था कि इसको तो रटना ही पड़ेगा, आपने तो इसे भी नहीं रटाया। बेटा नहीं रटाऊंगा मैं, विश्वास करना तुम,
विश्वास नहीं है तो अभी 2-3 लेक्चर देख लेना। टच वुड में आपको इतने प्यारे तरीके से प्लांट किंगडम पढ़ा दूँगा कि आप ये कहोगे हर्षित सर मज़ा ही आ गया, क्या तरीका ढूँढ लिया आपने। ठीक है? तो करना बस आराम-आराम से है, बिल्कुल शिद्दत से है, कोई जल्दबाज़ी नहीं है, बस इतना सा काम कर लो। तो आशा करता हूँ कि यहाँ तक लगभग सारे लोगों को पॉइंट क्लियर हो गया होगा। आपको पता भी है मैं ज़्यादा इंक्रीज़ लेंथ क्यों नहीं करता हूँ, रीज़न भी आप जानते हो, क्योंकि मुझे लगता है कि ज़्यादा बढ़ा दूँगा तो बेटा ज़्यादा पढ़ना भी पड़ेगा। मैं तो 2 घंटे का एक ही लेक्चर दे दूँगा, फिर कहोगे हर्षित सर ये 3 ही लेक्चर में कैसे खत्म कर दिया आपने? तो बेटा जब मेरे सामने कोई होता ही नहीं है तो मैं तो पढ़ाऊँगा ही ना। तो बस इतनी सी बात आप लोग क्लियर रखना, ठीक है? आशा करता हूँ यहाँ तक लगभग सारी बातें आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गई होगी। मिलते हैं फिर अपने अगले लेक्चर में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।